नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें एक महिला शिवराज सिंह चौहान को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी और उनका एक ही सेंटेंस था, भैया को वापस लाना है, भैया को वापस लाना है, हमारा सीएम शिवराज सिंह। तो ये बात मेरे को भीतर तक लगी और मैंने सोचा इस बात पर वीडियो बनाया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश की राजनीति पर इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। तो उसी के तहत मैं आपके सामने एक बार फिर आया हूँ और इस कहानी को मैं ये तो नहीं जानता कहाँ अंत होगा इसका, लेकिन इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मोहन यादव वहाँ पर चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन आगे क्या होगा ये हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो और वायरल हो रहा है। मैं समझता हूँ वो जो भी कुछ राजनीतिक चेतना रखने वाला व्यक्ति है उसके मोबाइल पर ज़रूर पहुँच रहा होगा। टाइगर अभी जिंदा है और मेरे रहते कोई अनाथ नहीं होगा। ये 2-3 बातें उन्होंने अपने जो वीडियो में कही हैं। अब वो कब कही हैं, क्या कहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें इस समय की जो ताना बाना है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, उस पर फिट बैठ रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की हर सड़क, हर गली मोहल्ला, हर नगर पालिका, नगर पंचायत, शहर, नगर निगम और प्रदेश की राजधानी भोपाल की जानकारी रखते हैं। ये कोई ऐसा ही नहीं है। 18.5 वर्ष तक उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली है। मैं समझता हूँ उंगलियों पर गिनकर वो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जानते होंगे। निश्चित तौर पर इतना बड़ा लंबा अंतराल है किसी व्यक्ति का जो चीफ मिनिस्टर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को जो अधिकारियों को जानता हो उससे जनता भी फिर दूर नहीं रह सकती। अब ये तो एक अलग बात है कि मोहन भागवत आरएसएस के इशारे पर या गुजरात की जोड़ी के इशारे पर सीएम बने हैं, लेकिन एक खतरनाक संदेश जरूर गया है। आपको मालूम है कि जैसे ही रिजल्ट आया उसके तत्काल बाद शिवराज सिंह छिंदवाड़ा पहुंच गए, जहां पर सारी सीटें बीजेपी हार गई और वहां पर जाकर के उन्होंने ऐलान कर दिया कि 29 सीटों के कमल की माला वो नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। इसका मतलब आपको समझा दूं, 29 कमल की फूल माला का मतलब 29 सांसद जो इस समय है वो ज्यों के त्यों लौटा देने हैं। तो तब तक तो वो ये बोल रहे थे, लेकिन यहाँ से मीन्स दिल्ली से पर्यवेक्षक गए और उन्होंने एक पर्ची निकाली और शिवराज सिंह के हाथ में थमाई और उन्हीं के जरिए मोहन यादव का नाम घोषित करा दिया गया कि ये चीफ मिनिस्टर होंगे। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह सबसे बड़े नेता हैं तो और किसी विधायक की क्या हिम्मत या किसी ऊपर से थोपे गए प्रत्याशी की क्या हिम्मत है, जैसे जिनमें कई एक नाम हैं। उनको मैं यहाँ नहीं लेना चाहता। उनकी क्या हैसियत है कि वो मोहन यादव के नाम का विरोध करते। खैर, अब हालात ये हैं कि मोहन यादव ने
चीफ मिनिस्टर बनते ही एक टटपुंजिया आदेश कराया जिसमें अंडा बेचने वाले, मांस बेचने वालों की ठेलें जो खुले में बेचती हैं उन्हें बंद कराया जाएगा। एक आध जगह उन्होंने बुलडोजर भी चलवा दिया। लेकिन ये कुछ नहीं है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका है और मोहन यादव सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम कि भीतर भीतर शिवराज सिंह का पारा इतना तेजी से ऊपर बढ़ रहा है कि शायद मोहन यादव कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। अब वो किस वक्त का इंतज़ार है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जनता में जो उबाल है, बवाल है, वो बहुत ही शानदार है। और मैं समझता हूँ शिवराज सिंह चौहान के लिए जनता पूरी पलक फावड़े बिछाकर बैठी हुई है। एक तो मोहन यादव ने यह गलती कर दी पहले ही कि जो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना थी उस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जैसे ही मैं लौट कर आऊँगा पहली किस्त तत्काल जारी कर दूंगा, लेकिन मोहन यादव ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी ही साध रखी है। जबकि हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो पलटा खाया है वो लाडली बहन योजना की पॉपुलरिटी के कारण ही खाया है। हालांकि देश के कुछ जाने माने पत्रकार गोदी मीडिया को छोड़कर उनका बस एक ही मिशन था कि वो जनता के बीच जाते थे, नब्ज टटोलते थे और उन्हें पता चलता था कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लहर है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। और इन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर के कमलनाथ भी बेफिक्र और निश्चिंत थे और उन्होंने यहाँ तक कि अखिलेश यादव को किसी ने सवाल पूछा तो अखिलेश वकलेश कह करके गुगली कर दी, जो उनके लिए भारी पड़ गई। खैर, आज के हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन ऊपर का हाईकमान कहता है कि चुनाव मोदी की गारंटी पर जीता गया है। और शायद इसीलिए मैं समझता हूँ अभी शिवराज सिंह चौहान खून का सा घूंट पी करके बैठे हुए हैं। देखिए, कोई आदमी इतने लंबे अंतराल तक और बीजू पटनायक का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हो तो उसे दर्द तो होगा कि उसकी कुर्सी चली गई और उसका रिकॉर्ड अधूरा रह गया। तो मैं समझता हूँ शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल मीठे तरीके से, सीधे तरीके से बात कर रहे हैं अभी तो, लेकिन आगे मैं इस बात से इत्फाक रखता हूँ कि शायद शिवराज सिंह चौहान का इशारा 2024 के लोकसभा चुनाव में किधर होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, या वो घर बैठ जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि दिल्ली की राजनीति को अब तो बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, जनता भी समझ चुकी है कि उन्होंने किस तरीके से रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे को एक कोने में बिठा दिया है। इसके मायने अब आगे की रणनीति है, क्योंकि मोदी ने बाकायदे जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तीनों राज्यों के यहाँ के, उसके बाद सीधा एक विज्ञापन जारी हुआ, खुद भी बोले कि यह मोदी की गारंटी है। तो मैं समझता हूँ अभी शायद शिवराज सिंह के लिए वक्त नहीं है। वसुंधरा का तो दौर अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन ख़त्म जैसा हो गया है। वो भले ही शपथ के दौरान मंच से उतरकर चली गई थी, लेकिन शायद
इतनी दमखम नहीं है, क्योंकि राजस्थान के विधायकों को शायद ये बात अभी शायद पता नहीं होगी कि क्या होने वाला है। तो अब हम शिवराज एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो अपनी बात अभी किसी से खोल नहीं रहे हैं। पत्ते कहाँ फेंके जाएंगे, कौन सा पत्ता कहाँ गिरेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो एक खेमा है उसने भी शायद अभी इंतज़ार करने के लिए कहा हुआ है, जिसमें गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, वरुण गांधी हैं, मेनका गांधी हैं। ये एक ऐसा खेमा है जो राजनीति में मोदी का धुर विरोधी माना जाता है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि ये तो 2-3 लोग निपटा दिए, हो सकता है 2024 के चुनाव में गडकरी और राजनाथ सिंह भी निपटा दिए जाएंगे और यह ग्रुप पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया जाएगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि अब मोदी और अमित शाह के सामने केवल 2 ही व्यक्ति हैं, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी साहब। क्योंकि यदि कोई राजनीति में, आप जानते हैं, सब ऊपर नीचे होता रहता है, यदि कुछ नीचे हुआ तो उनको डर है कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह विपक्षी कुछ पार्टियों को तोड़कर अपने साथ लेकर के खुद प्राइम मिनिस्टर की लाइन में लगने के लिए जद्दोजहद करेंगे। इसलिए शायद मेरा अपना मानना है कि इनको 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन मंडल है उसमें भेज दिया जाएगा। कई लोग हैं ऐसे, सुमित्रा महाजन थी, उनको भेजा हुआ है, और भी कई लोग हैं जो कहीं हाई लेवल पर खटकते हैं, उनको एक कोने में रख दिया जाता है जिससे वो अकेले बैठे रहते हैं। आज का दौर, नरेंद्र मोदी ने ऐसा माहौल तैयार कर लिया है कि वो अपने नाम पर वोट मांगते हैं और अपने ही नाम पर जीत का सेहरा बांध करके सबको निपटाने की क्षमता रखते हैं। मोदी का जो आईटी सेल है वो बहुत मजबूत है। हालांकि कभी कभी ये आईटी सेल मोदी को कुछ नुकसान भी पहुंचाने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो इतना मजबूत है कि इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। आपको मैं बता दूं, देखिए, पीएमओ के जरिए इतनी पकड़ है कि वो किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी से बात न करके सीधे डीएम से बात कर सकते हैं। अब आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, पीएमओ ने इतनी पकड़ बना रखी है, सीधे जिले के डीएम से बात कर सकते हैं। जो भी उन्हें काम कराना होगा करा सकते हैं, जो भी काम उन्हें रोकना होगा रुकवा सकते हैं, क्योंकि किसी भी राजधानी का मुख्य सचिव कोई मायने नहीं रखता और मुख्य सचिव की कोई हैसियत नहीं होती कि वो पीएमओ के किसी भी आदेश को चैलेंज कर सके। तो नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके जरिए काफ़ी पकड़ मजबूत बनाई हुई है, और मैं समझता हूँ इस पकड़ में जितनी भी देश की प्रदेशों की जो पार्टियां हैं छोटी मोटी, किसी में इतनी किसी की औकात नहीं है। कांग्रेस थोड़ा बहुत करती है क्योंकि उसके पास इतिहास है, उसका अपना इतिहास है, वो खंडन कर देती है। मोदी किसी बात को कहते हैं, नेहरू को लेकर के कोई बात करते हैं तो कांग्रेस तत्काल अपने भंडार में से निकाल करके उसका विरोध कर देती है। लेकिन अब आप कहें कि समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजू जनता दल, टीएमसी,
या तमिलनाडु की कोई पार्टी, किसी में हैसियत नहीं है कि वो मोदी के जो आईटी सेल है उसकी बराबरी कर सके। तो मोदी इस मामले में मजबूत हैं और इसी मजबूती के बल पर वो चुनाव जीत रहे हैं। वो किसी के भरोसे नहीं है, उनका सीधा संपर्क है। सीधा संपर्क माने मैं ये कह सकता हूँ कि वोटर से सीधा संपर्क है, चाहे वो जिलाधिकारी के माध्यम से, चाहे किसी और के माध्यम से। उन्हें जो करना है वो करते हैं और इसीलिए मोदी किसी भी पार्टी की, किसी भी नेता की कोई परवाह नहीं करते। अब सवाल उठता है कि शिवराज सिंह क्या कर पाएंगे, कुछ भी समझ से परे है। और मैं आपको लेकिन एक चीज़ बता दूं, मोदी के पॉलिटिक्स के जो गुण हैं वो शायद उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं मालूम। अब शिवराज ये तोड़कर कुछ विधायकों को तोड़ करके कहीं इधर से उधर करते हैं, तो इसके माने सीधे सीधे हैं। राज्यपाल मोदी का और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मोदी का। अब आप क्या कर लेंगे बताइए? आप टूट भी जाएंगे तो आपको ये मालूम है कि महाराष्ट्र में पिछले 4 साल से एक सरकार चल रही है अवैध रूप से, आज तक उसका फैसला नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ शायद 1-1.5 साल से तो सुप्रीम कोर्ट ही उनको नोटिस पर नोटिस दे रहा है विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन आज तक वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अभी शायद पिछले दिनों तारीख थी, उन्होंने कहा 2 महीने और दीजिए हमको, हम फैसला लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3-4 बार पहले ही हम मौका दे चुके हैं, चलिए एक बार और 15 दिन का मौका और दे देते। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं समझता हूँ जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगा तब तक महाराष्ट्र सरकार का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसे निर्णय से क्या फ़ायदा होगा? निर्णय उनके पक्ष में भी आए, नहीं भी आए, तो कुछ भी कहना असंभव है। तो लिहाजा मैं यह भी देखता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ये सारी चीज़ें समझती हैं कि गवर्नर तो आखिर उन्हीं का है, विधानसभा अध्यक्ष तो मोदी के ही लोग हैं। आप कुछ लोगों को लेकर जाएंगे तो 2 मिनट के अंदर वो आपके सारे विधायकों को आप सहित बेरोजगार कर देंगे, सस्ता खत्म हो जाएगी। फिर आप घूमते रहिए, अदालत के चक्कर काटते रहिए। अदालतों में कहीं न्याय मिलता दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये मैं किसी अदालत की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे सामने है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस तरह का मसला महाराष्ट्र का मैंने इसलिए पहले ही पेश किया है कि कुछ नहीं होने वाला, कोई मदद नहीं होगी, क्योंकि मामला डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सेंट्रलाइजेशन है। आप इस बात को समझिए, फ़र्क समझिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस समय सारी कहानी सेंट्रलाइज है, और जो सेंट्रलाइज कहानी होती है उस पर किसी का कोई हक नहीं होता, न किसी को करने की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बता दिया कि मोदी का पीएमओ जिलाधिकारी से सीधे संबंध रखता है, उसे किसी चीफ सेक्रेटरी या गृह सचिव की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के माध्यम से जिलाधिकारी से बात करे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्निकली भारतीय जनता पार्टी में इस समय नरेंद्र मोदी का राजनीति करने का जो जज्बा है वो किसी के पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो व्यक्ति कांग्रेस में कमलनाथ अखिलेश को अखिलेश बखलेश कह सकता है और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ पाते हैं, चूँकि वो इंडिया गठबंधन का एक मेंबर है समाजवादी पार्टी, और उसके लिए वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत लूज टॉक किया है, तो कोई मायने नहीं रखता। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति किसी एनडीए की किसी संगठनात्मक पार्टी को कुछ कह दे
तो शायद मोदी 2 मिनट में उसको तिड़ी बिड़ी कर देंगे। ये मेरी भाषा में तिड़ी बिड़ी का मतलब सही कर देंगे। अब ये एनालिसिस लंबा तो बहुत हो सकता है और पूरी रात में इसी पर बोलता रह सकता हूँ, लेकिन अभी आपको अब तक जो मैंने बोला है ये कैसा लगा, आप इस पर ज़रूर अपना मत रखें, टिप्पणी दें और मेरे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे तो मेरी पावर बढ़ती है, मेरी ताकत बढ़ती है और उसी ताकत से मैं फिर आपके सामने दोबारा आऊँगा। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।